यदि आप भी 2026 में यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सटीक वीडियो है। यहाँ पर मैथ की सेकंड क्लास में लेकर आ गया हूँ और रैंकोरा यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अगर यूपी टेट 2026 देने वाले हैं तो आपको मैथ यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। पहली क्लास ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका था, मैथ की सेकंड क्लास है और हमारी क्लास में नंबर संख्याएं चल रहा था, तो आज हम फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए डिटेल क्लियर पूरा डायरेक्ट आपको हम सारा समझा देते हैं। तो दोस्तों यूपी टेट 2026 की मैथ की क्लास चल रही है और सेकेंड क्लास है ये। फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा था नंबर, तो आज हम पढ़ने वाले विभाज्यता के नियम, घातांक का जादू, पावर फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने नंबर पढ़े थे उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने नंबर पढ़े थे, नंबर क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर दुनिया में दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं जिन्हें रियल नंबर बोलते हैं और एक काल्पनिक संख्याएं जिनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वो सभी नंबर जो रूट के अंदर माइनस के साथ होते हैं, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, तो माइनस लगा मैंडेटरी होना चाहिए, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। इसे हम आई से डिनोट करते हैं और यहाँ पर आई की वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है, इसे आयोटा बोला करते थे हम लोग। तो ये तो काल्पनिक संख्याएं होंगी। लेकिन रियल नंबर की फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, वास्तविक संख्याएं की फैमिली थोड़ी सी बड़ी है। वास्तविक संख्याओं में फिर हमने पढ़ा था परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। आपको परमेय संख्या कौन सी होती है, अपरमेय संख्या कौन सी होती है? तो परमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ी जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होती हैं, वो परमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, ठीक है ना, 2.3 या आपका 2/3, ये सारी परमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या वो होती है जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना हो, जैसे कि √2, √3, ये अपरमेय संख्या है। पाई के मान में हमें कंफ्यूजन था, तो पाई अगर देखिए, अगर केवल पाई सवाल में पूछा जाए कि पाई परमेय है अपरमेय, तो ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर वही 22/7 पूछा जाए तो ये एक परमेय संख्या है। 22/7 हम ऑलरेडी P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखिए, क्योंकि पाई का मान हम लोग मानते हैं 22/7, बट 22/7 होता नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर पाई आ जाए क्वेश्चन में परमेय है अपरमेय, तो आप अपरमेय पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े दोस्तों प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। उससे पहले हम लोगों ने संख्या रेखा पढ़ी थी। संख्या रेखा अगर 0 और इसके बाद 1, इधर 2, इधर 3 और इधर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और इधर दोस्तों माइनस में नंबर चलते थे, -1, -2, -3 और डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। तो इधर के जो होते थे उन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोलते थे, पूर्णांक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इधर वाले को नेगेटिव पूर्णांक बोलते थे, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते थे। और यहाँ पर 0 दोस्तों ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद यहीं पर 1, 2, 3 को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं भी बोला करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। 1, 2, 3 को प्राकृतिक संख्याएं बोलते थे। 1, 2, 3 इनको प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर बोलते थे। अब आपके मन में डाउट होगा कि 0 क्या था। 0, तो 0 को भी अगर हम ऐड कर दे तो होल नंबर बन जाता, 0, 1, 2, 3 सब पे। तो अगर केवल 1, 2, 3 की बात करें तो ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और अगर 0 को भी ऐड कर दे एक होल नंबर्स बन जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3 सारे होल नंबर्स में आ जाते हैं। तो यहाँ इसके बाद हम लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़े थे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से थे, जो जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक खुद से जो डिविजिबल हो, वो प्राइम कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 3 फैक्टर होते हैं, 1 हो, जैसे कि देखिए प्राइम नंबर कौन हो गया, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये हम लोगों ने पढ़े थे। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारे आपके कंपोजिट नंबर थे। तो ये सारा हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था और आज की जो क्लास है हमारी, वो दोस्तों हम बहुत ही स्पेशल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अ, आज विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे हम लोग। विभाज्यता क्या है देखिएगा, घातांक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम अलग अलग 2 की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, 3 की विभाज्यता का, 4 की, 5 का, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल होती है। कोई भी अगर आपको संख्या दी है, जैसे सब उधर एक संख्या मानता 2, 4, 8, 5, 3, 2, 0, 4, अगर 2 से विभाज्यता चेक करनी है तो आखिरी का अंक अगर 2 से विभाजित है, जैसे कि यहाँ पर 4 है, तो 4 में 2 का भाग चला जाता है, इसके लिए 2 से विभाजित है पूरी संख्या। वही बात करें
4 की विभाज्यता का नियम, तो आखिरी के 2 अंक आपके विभाजित होने चाहिए। अगर हमें 4 की विभाज्यता का नियम पता करना है कि कोई नंबर 4 से विभाजित होगा, उसमें पूरा पूरा भाग 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आखिरी के सिर्फ 2 अंक आपको देखना है। अगर आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। वहीं 8 की बात करें, मैं देखिए 2, 4, 8 क्यों एक साथ पढ़ा रहा हूँ, इसका सीक्वेंस है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको। अगर 2 से चेक करना है तो आखिरी का 1 अंक आपका डिविजिबल होना चाहिए। अगर 4 से चेक करना है तो आखिरी के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। और वहीं अगर 8 से चेक करना है, आखिरी के 3 डिजिट आपके डिविजिबल हैं किसी भी संख्या के, तो वो 2, 4, 6 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 1, 2, 9, 8, 7, 3, 2, अगर इस नंबर को हम पूछे कि ये क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आपको आखिरी का अंक देखना है, 1 है, सॉरी 2 है, तो 2 क्या 2 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है संख्या। वहीं अब बात करें इसी संख्या को, क्या ये 4 से डिविजिबल है, अगर आपको चेक करना है तो आखिरी के 2 अंक आपको देखने 32, तो 32 में क्या 4 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, और इसका मतलब ये आपका 4 से भी डिविजिबल है। अगर 8 से चेक करें, आखिरी के 3 अंक आपको देखने होंगे, इससे आखिरी के 3 अंक है 732, क्या इसमें 8 से भाग जाता है, अगर जाता है 8 नंबर 72 होता है और 1 12, तो नहीं जाता इसमें, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आखिरी के 3 अंक आपके डिविजिबल होना चाहिए, समझ गए। अब आपको देखिएगा, हमने 2 का सीख लिया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया, 4 का, 8 का। अब हम सीखते हैं 5 का। बहुत ही सिंपल है। 5 वाले में अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 या 10 आ जाता है या 25 आ जाता है, 10 तो 0 में आ जाएगा, मतलब कि या तो 0 आ जाए या तो 25 आ जाए, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा आखिरी का अंक, तो 5 से डिविजिबल पक्का होगा नंबर। मतलब 5 से अगर किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आखिरी अंक या तो 0 हो या 25 हो, है ना, तो 5 से आपका, सॉरी 25 नहीं 5 हो, 5 से चेक करने के लिए आखिरी अंक आपका या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वही 25 से चेक करने हैं तो आखिरी के 2 अंक चेक करने होंगे, और अगर 125 से चेक करने तो आखिरी के 3 अंक चेक करने होंगे। सिमिलर इसीलिए देखिए 2, 2, 4, 8, 5, 25, 125 का एक साथ लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा 2 का, 4 का, 8 का और 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का विभाज्यता का नियम। बहुत ही सिंपल है। 3 का विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल। कोई भी संख्या दी है, जैसे मान लो एक संख्या 1, 2, 3, इनके अंकों का योग करना है। मतलब अंक कौन है, 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है। अंकों का योग कितना आ रहा है, आपको ऐड करना है, 6 आ रहा है। तो क्या इसमें 3 से भाग जाता है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 से, बिल्कुल 3 का अगर हम 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल थी। वही बात करें 504, अगर एक और संख्या है, इसमें फिर से अंकों का योग करेंगे, 5 प्लस 0 प्लस 4, मतलब एडिशन आ रहा है 9, तो क्या 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इसका मतलब हमारी 102 संख्या है, इसमें भी 3 से भाग जाएगा, और 504 में भी 3 से भाग जाएगा। भाई एक और संख्या चेक कर लेते हैं, 21, 12, तो चलिए अंकों का योग करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, मतलब कि यहाँ पर 6 जा रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही सिंपल है। कोई भी अगर आपको नंबर दिया है तो उनके सभी अंकों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अगर उसमें 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है, जैसे कि 999, तो चलिए हम ऐड करते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9, तो आपका 27 हो रहा है। अगर आपको इसको चेक नहीं करना आ रहा है, इसे फिर से दोबारा ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस 7, आप सिंगल डिजिट बना सकते हैं 9, तो 9 में तो पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से, 3 से जा रहा भाग, इसका मतलब ये होल नंबर आपका 3 से डिविजिबल होने वाला है। अगर अब बात करते हैं, यहीं पर हम 9 का भी विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि 3 और 9 का सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। 9 के किसी भी संख्या में 9 से तभी भाग जाएगा जब उसके अंकों का योग जो आएगा उसमें 9 से भाग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 504 जो हमने लिया था, तो 504 को अगर हम चेक करना है क्या इसमें 9 से भाग जाता है, हमें तुरंत संख्या के अंकों का योग निकाल लेना है, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये आपकी संख्या 9 से विभाजित है।
ठीक है, 9 का भी आपको पता चल गया। देखिए 3 के केस में और 9 के केस में हमें किसी भी नंबर का चेक करना है तो उस नंबर को तुरंत उसके अंकों का योग करेंगे। अगर योग में 3 या 9 से भाग जाता है तो वो संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी। अब एक कंडीशन और समझ लेते हैं कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो आपको बाय डिफॉल्ट है 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि देखिए 9 के फैक्टर में ही आपका 3 आता है। 3 का मल्टीपल ही तो 9 होता है ना, इस वजह से अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो ऑटोमेटिक वो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो आपको ऊपर चेक ही नहीं करना, समझ गए। अभी तक हमने जो पढ़ा, 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा और 8 का पढ़ा, ठीक है। अब इसका 3 का पढ़ा और 9 का पढ़ा, इसके साथ 5 का भी तो पढ़ा है, भूल गए हम लोग क्या, 5 का। 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 अंकों का विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। 1 से 9 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, 1 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लेते हैं। 6 का बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 6 का कोई खास ऐसा रूल नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। 6 में आपको 2 अंकों से चेक करना पड़ेगा। 2 की जो 2 वाला रूल लगाना पड़ेगा और 3 का रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो 6 बनता है ना, 2 इंटू 3 से बनता है। अगर वो संख्या, कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है तभी होगी जब वो 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 12, बहुत ही छोटी संख्या। तो इसमें हम ये चेक करेंगे पहले, क्या ये 2 से इसमें भाग जाता है? तो 2 से चेक करने का क्या नियम था? आखिरी का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 में 2 से भाग जाता है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब चेक करेंगे क्या इसमें 3 से भाग जाता है? 12 में 3 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी चेक होगी। इसका मतलब ऑटोमेटिक आपका 6 से विभाजित होगा, 6 से इसमें भाग चला जाएगा। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 72 लेते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि अगर इसे हमें चेक करना है क्या इसमें 6 से भाग जाएगा, क्या यह संख्या 6 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल हमें चेक करना पड़ेगा। 2 और 3 दोनों के नियम लगाने पड़ेंगे। तो 2 का पहले लगाते हैं, तो आखिरी अंक 2 से डिवाइड है, मतलब कि भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 से ये डिविजिबल है। समझ में आ गया। अब 3 का चेक करेंगे, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 3 का चेक करने के लिए हम क्या करते थे? अंकों का योग करते थे, मतलब कि 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 9। और 9 में 3 से तो भाग जाता है, इसका मतलब 3 वाली भी कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब 2 से भी 72 विभाजित है और 3 से विभाजित है। तो आप कह सकते हैं ये नंबर आपका 6 से विभाजित होगा। समझ गए होंगे 6 से विभाजिता का नियम बहुत ही सिंपल है, 2 और 3 वाला ही लगाना है। यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है। यहाँ पर 9 की विभाज्यता का नियम, अगर बहुत ही बड़ा नंबर है तो आपको अगर सब ऐड नहीं करना है तो देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा देता हूँ, साइड में कर लेता हूँ मैं पीपीटी को। जैसे एक नंबर है 72186, तो जो एक बेसिक रूल है 9 वाले में, तो क्या हमें सभी अंकों का योग करना पड़ेगा। पहले करना पड़ेगा 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, इस प्रकार से ऐड करके हमें चेक करना पड़ेगा। 7 2 9 और ये 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार लगा लें इसमें, 2 प्लस 7 मतलब 9। तो 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। लेकिन इसी में एक शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लेते हैं। 7 2 1 8 3 6 ये हमारी संख्या थी, टोटल ये संख्या थी। तो हम अगर देख लेते हैं कि 2 ये क्या इन दोनों अंकों का योग 9 है, तो इसका मतलब 7 2 9। चलिए इसको हटाइएगा, क्योंकि इसमें 9 से भाग चला जाएगा। 1 और 8 9, इसका भी योग 9 हो गया, ये भी कट जाएगा। 3 और 6 इसका भी योग 9 है। इसका मतलब कि हम इंडिविजुअल जोड़ लेते हैं कि क्या किसी ऐसा पेयर बन रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 आ रहा है। अगर आ रहा है तो उनको वहीं पर कट कर देंगे, उनको आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से सारे अंक देखिएगा, इनके दो दो अंकों का हमने पेयर बना लिया और उनका एडिशन कर लिया, तो 9 9 आ रहा था, हमने काट दिया। इसका मतलब ये 9 से विभाजित होगा। समझ गए ना। अब देखिए कि जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 4 9। अगर हम नॉर्मल मेथड लगाएंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 9 लिखेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 9 16 आएगा। तो 16 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं। देखिए 9 में तो 9 का भाग चला जाएगा, 4 3 7 बचा, 7 में 9 का जाता नहीं, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। समझ में गए होंगे आपको। अब हम लोगों ने ये बहुत सारी चीज सीख ली, अब थोड़ी अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पहले रूल देखिए किसका पढ़ा, हमने 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ा, ठीक है, 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, 4 का भी पढ़ लिया, 5 का भी पढ़ लिया,
6 का भी पढ़ लिया, 8 का भी पढ़ लिया, 9 का भी पढ़ लिया, सिर्फ कौन सा बच गया है? 7 की विभाज्यता का नियम अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? आखिरी का एक अंक डिविजिबल होना चाहिए। 3 का क्या है? अंकों का योग करना होता है। 3 और 9 वाले केस में अंकों का योग निकालना होता है। अगर अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होता है तो संख्या 3 या 9 से विभाजित हो जाती है। 4 वाले केस में आखिरी के 2 डिजिट हमें चेक करने होते हैं। 5 वाले में अगर 0 या 5 है तो डिविजिबल हो जाएगा। 6 वाले केस में 2 और 3 दोनों का हमें रूल लगाना होता है। 8 वाले केस में आखिरी के 3 अंक हमें चेक करने पड़ते हैं और 9 वाले में आपको फिर से अंकों का योग निकालना होता है। तो ये रिवीजन भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन आपके वाले में कैसे बनेगा देखिएगा, यदि संख्या 58 और 3x 2 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है दोस्तों। देखिएगा, अगर एक संख्या 5, 8, 3x है तो पूछ रहा है कि अगर इसको हमें 2 से विभाजित करना है तो x की जगह कौन सी संख्या नहीं हो सकती? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 4, फिर 8 और 7। तो बताइएगा कौन सा नहीं होगा? दिमाग लगाइएगा। 0 अगर होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 होगा तब भी हो जाएगा, 8 होगा तब भी होगा, सिर्फ 7 एक संख्या है। अगर यहाँ x की जगह रख दें तो 5, 8, 3, 7 बनेगी और ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है। आखिरी का मतलब 7, इसका मतलब 7 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 7 देखिएगा, ठीक है। ऑड नंबर संख्या 7, 3, 9, 2 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? एक संख्या दी गई है 7, 3, 9, 2 और ऑब्जेक्ट में दिया गया केवल 3 से क्या विभाज्य है? केवल 4 से, या 3 या 4 दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 3 से चेक कर लेते हैं। 3 के लिए क्या है? इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप चेक करते हैं। देखिएगा, 3 से भी इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 7, 2, 9 इसमें भी चला जाएगा, इसका 3 से विभाजित हो गया। अब 4 से चेक करते हैं। 4 के केस में क्या है? क्या था? आखिरी के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। मतलब 92 में आपका अगर 4 का भाग चला जाता है तो इसका मतलब 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 दूनी 8 और 4 ते 12, लगभग 23 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब ये 4 से भी विभाजित है। ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 दोनों से इस संख्या में भाग जाता है। समझ में आ गया? आशा करता हूं विभाज्यता की बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में भी बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा। विभाज्यता किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें आप हमें, और चैनल रैंकोरा को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यूपी टेट की मैथ की क्लास यहाँ पर रेगुलर मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब चलते एक और क्वेश्चन है। यदि संख्या, ये एक क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या 8, 7, m 6 में 9 से पूर्णतः विभाजित है तो अंक, तो m का मान क्या होगा? कह रहा है ये वाली संख्या m पूरी 9 से विभाजित है तो m का मान क्या होगा? तो चलिए 9 की विभाज्यता का रूल हम लगाते हैं। क्या होता था? अंकों का योग करना होता था। 8 + 7 + 6, ठीक है ना? 8, 7, 15, 6, 15 से 21 आपका आ जाएगा, 21 + m बन जाएगा। अब बताइएगा हमें 9 से विभाजित अगर इस संख्या को करना है, m की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये 9 से विभाजित हो जाए? चलिए हम 2 को रखते हैं तो 22 हो जाएगा, 9 से भागा नहीं जाएगा। m की जगह 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 24, तब भी नहीं जाएगा। m की जगह 5 रखते हैं, 6 में देखिएगा 21 + 6 मतलब 27 ही ऐसी संख्या है इसमें 9 से भाग जा रहा है। इसमें m की वैल्यू में क्या पुट करनी पड़ेगी? 6। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हमें m की जगह 6 रख देंगे, मतलब संख्या हमारी 8766 हो जाएगी। तब हमारा इसमें 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये क्वेश्चन था तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 11 की विभाज्यता का नियम। देखिए 11 की विभाज्यता का नियम, अभी आपको 7 का मैंने विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा, मैं उसे भी पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 11 की विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए 11 की विभाज्यता के नियम के रूल क्या है? डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 11, विषम स्थानों के अंक और सम स्थानों के अंक दोनों का योग करें, अंतर निकालें। कोई भी संख्या है, अगर हमें पूछ देता है कि 11 से विभाजित है या नहीं है, हमें क्या करना होगा?
जो सम स्थानों पर अंक हैं और जो विषम स्थानों पर अंक हैं, उन दोनों को जोड़ करके उनका डिफरेंस लेना होगा। अगर डिफरेंस 0 या 11 आता है तो इसका मतलब वो संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक संख्या है 31, 13, 31। इसको चेक करना है, क्या ये 11 से विभाजित है? क्या ये 11 से विभाजित है? तो चलिए सबसे पहले सम संख्याओं का पीछे से योग करते हैं। मतलब कि ये इकाई के अंक पर है, ये दाही पर है, सैकड़ा, ये हजार पर है। तो इकाई वाले में क्या है 1, इसके बाद एक छोड़ देनी है। मतलब अल्टरनेट हमें क्या करना है, पीछे से अल्टरनेट संख्याएं लेनी है। 1 + 3, 1 + 3 करना है, ठीक है। माइनस, अब फिर से अल्टरनेट संख्याएं ये नहीं लेनी, ये वाला क्रॉस करके यहाँ सीधा आना है। मतलब 3 + 1 तो 4 - 4, मतलब एडिशन क्या है, 0। मैंने बताया था अगर इनका अंतर 0 या 11 आ जाता है तो इसका मतलब संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है। समझ में आ गया होगा। मैं चलिए एक और संख्या ले लेता हूँ। सपोज दैट आप 31 ये लिया था, इसका 41, ये नहीं, कुछ दूसरी संख्या लेते। 8, 7, 9, 4, 3, 2, 5। चलिए अल्टरनेट पहले अंकों का योग करेंगे। 5 में 3 ऐड करेंगे, 3 में 9 ऐड करेंगे, 9 में 8 ऐड करेंगे। मतलब 5 + 3 + 9 और प्लस 8। घटाना किसमें, इसके पीछे जो छूट गई संख्या 2 + 4 + 7, 2 + 4 + 7। चलिए देखते हैं। 5 3 8 और 9 17 और 8 17 8 आपका कितना हो गया 25। तो 25 यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद 4 2 6 और 7 13। तो आपका कितना बचा 25 में अगर 13 जाता है तो आपको बचता है 12। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि हमें 11 से डिविजिबल करने के लिए यहाँ पे 12 की जगह या तो 0 आता या तो 11 आता, तो हमारी ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती। आशा करता हूँ कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। 11 से डिविजिबिलिटी रूल 11 का आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं। कोई भी संख्या दी एक्स वाई जेड, सपोज दैट एक संख्या 8 7 2 9 3 4 5 0 1। तो सबसे पहले विषम संख्याओं का योग, जैसे कि 1 के बाद 5 को ऐड करना, 5 में 3 को ऐड करना, 3 में 2 को ऐड करना, 2 में 8 को ऐड करना है। इनका जो कि एडिशन आएगा सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 0 में 4 को, 4 को 9 से, 9 से 7 को। इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा, अगर ये 0 आ जाए या 11 आ जाए, अगर ये दो संख्याएं आती हैं तो 11 से डिविजिबल होगा, अन्यथा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए, 11 से डिविजिबिलिटी रूल भी आप समझ गए। अब हम बात करेंगे प्रो टिप्स यहाँ पर बताई गई है 11 से डिविजिबिलिटी के लिए। बड़ी संख्याओं के लिए योग करने के बजाय 2 के जोड़े बनाकर घटाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर हमें जैसे एक संख्या दी थी 41 47 88, इसको चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है। हमें क्या अल्टरनेट अभी हम लोग चेक कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या, हम यहीं से डायरेक्ट घटाएंगे, बताऊंगा, लेकिन आपको माइनस में लिखना होगा। जैसे कि संख्या थी 41 47 और यहाँ पर 44 के क्या होगा आपका 47। चलिए 47 और 88, हमें 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है। 4 में 1 गया, प्लस का 3 बचेगा, यहाँ पर सिंबल के साथ लिखना है, मैं बताऊंगा कारण। 4 में 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 लिखना पड़ेगा। 4 में 7 क्या माइनस का, और 8 में 8 जाएगा 0। अब फिर से एक बार ऐड कर देते हैं, प्लस का 3 और माइनस 3 को अगर ऐड करते हैं तो क्या बचेगा, इनको फिर से ऐड करते हैं, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ ऑलरेडी 0 था, तो कुल मिलाकर आपका एडिशन आ जाएगा 0। और अगर संख्या को जोड़ने पर 0 या 11 आता है तो बच्चे आपका वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, 11 से उसमें भाग जाएगा। क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक संख्या है 52 38 09। तो चलिए हम जो अल्टरनेट मेथड लगा रहे थे वो भी कारगर है, ऐसा नहीं है, बट वो बेसिक है, बट उसमें थोड़ा सा क्या होता है, बार बार आपको कंफ्यूजन होगा, तो डायरेक्ट यहीं से घटाते जाएं। 5 में 2 गए आपके 3, इसका 3 में 8 गए माइनस का 5, और 0 में 9 गया माइनस का 9। ध्यान रखिएगा, अब 3 में 5 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 11। अब तो आप फंस गए। आपने बोला सर, बताया आपने कि 0 या 11 आना चाहिए, यहाँ तो -11 आ गया।
ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए इसको प्लस कर लीजिए, इसमें हम +11 कर लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब आप सोच रहे हो +11 क्यों कर दिया अपने मन से। अगर देखिए 11 -11 में भी 11 का भाग जाता है, डिविजिबिलिटी यहाँ भी चेक हो गई, बट अगर आपको पॉजिटिव में ले जाना है तो उसमें 11 से ऐड कर लेंगे, क्यों हमें 11 का मल्टीपल चेक करना है, 11 की संख्या मल्टीपल थी या नहीं थी। आप समझ में आ गया होगा आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए अज्ञात चर खोजना, यदि 6 अंकों की संख्या ये दिए 11 से विभाज्य है तो y का मान ज्ञात कीजिए। एक संख्या दी गई है 6 4 6 एंड y, इसके बाद 4 5, कह रहा है ये 11 से विभाज्य है, सवाल ने बोल दिया 11 से विभाज्य है। अब आपको i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग वही नियम लगाएंगे, अल्टरनेट वाला लगा सकते हैं, वो ज्यादा सुविधाजनक होगा, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए अल्टरनेटिव लगाते हैं, 5 में y को जोड़ेंगे, y में 6 को जोड़ेंगे, मतलब 6 प्लस y प्लस 5 में हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना होगा, 4 में 6 को, लगता कुछ मिस्टेक हो गया, 1 सेकेंड में फिर से लिखता हूँ, 6 4 6 y 4 5, ठीक है। 5 में y को ऐड करेंगे और y में 4 को ऐड करेंगे, मतलब कि 4 प्लस y प्लस 5 माइनस क्या करना है 4, इधर से फिर 4 में 6 को और 6 को फिर से 6 में, 6 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 4, ये ब्रैकेट में बंद करिएगा, यहाँ पर 9 प्लस वाई बचेगा माइनस 6 से 12 और 4 16 बचेगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर बचेगा y में बचेगा y माइनस 7। अब बताइएगा ऐसी कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पर 0 बन जाए, तो y की जगह हम सीधा अगर y इक्वल टू 7 रख दें तो 7 माइनस 7 0 बन गया ना, क्योंकि अब सवाल ने बोल दिया जी डिविजिबल था, तो इसका मतलब यहाँ पर एडिशन या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम विजुअल स्लॉटिंग कर देंगे। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हो सकता है वहां पर y की वैल्यू 2 दे रहा हो, एक तो y की वैल्यू ऑप्शन में 0 दे रहा हो, सॉरी y की वैल्यू एक तो या तो 7 दे रहा हो कि आपको y की जगह 7 रखना पड़ेगा, या हो सकता है 11 में साथ के 5 भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ऑप्शन में क्या उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लगाने वाले हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ एक और वही उसी का एग्जाम्पल लिया है, चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना है एडवांस एप्लीकेशन 11 से विभाजित तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या दी है, ये 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान, बहुत ही सिंपल सवाल, इसमें हमें पी का मान फाइंड आउट करना है और इसके बाद पी का जब मान पता चल जाएगा आसानी से हम पी स्क्वायर प्लस 5 का मान निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। चलिए 2 5 9 8 7 6 पी 0 5, ठीक है ना। तो चलिए अल्टरनेट लेते हैं, तो पहले हम लोग अल्टरनेट 5 प्लस पी प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस का पी प्लस का 5, एक ब्रैकेट में आएगा, माइनस क्या करना है 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5, 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस का 0, तो 9 2 11 और 7 18 और 5 23 प्लस पी, 23 प्लस पी इधर बचा आपका, माइनस करना है 8 5 13 6 19, 23 में 19 अगर जाता है तो आपका बचता है प्लस का 4, मतलब कि p प्लस का 4 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमें 11 0 तो नहीं बना पाएंगे, हमें क्या करना है p की वैल्यू 11 करनी, तो 4 में ऐसा क्या ऐड करें 11 हो जाए, 7 4 11, p की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे हमें पता चल गया तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 7 प्लस 4 11 बन गया और हमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एडिशन जिनको जो हम लोग उसका सब्ट्रैक्शन निकालते हैं दोनों एडिशन करने के बाद संख्याओं का, तो 0 या 11 होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं हो सकता, 11 हो रहा है, तो 11 कैसे होगा जब p की वैल्यू 7 पुट करेंगे, p की जगह 7 रखेंगे तभी तो 11 होगा, क्योंकि हमें 0 या 11 लाना होता है, तो p की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब हमें पी स्क्वायर प्लस 5 का मान निकालने में कोई नहीं रोक सकता है, p की वैल्यू 7 है तो 7 के स्क्वायर प्लस 5, 7 से 49 होता है और प्लस 5 आपको उसमें और ऐड कर देना है,
तो 54 आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। 3 और 9 के नियम, अंकों का योग यहाँ पर बताया गया है। वही सवाल यहाँ पर पुनः बार-बार आ रहे हैं। यदि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर देखिए 9 वाले में हम क्या चेक करते हैं, अंकों का योग हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए या डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें 5 8 3 स्टार, इसी की हमें वैल्यू पता करनी है 4 3 2, 9 से विभाज्यता चेक करनी थी। तो देखिएगा हम अलग अलग ना चेक करके एक साथ कर लेते, 5 4 9 पूरा कट रहा है, 3 3 6 और नहीं कट रहा है, तो अब ऐड कर लेते हैं 8 3 11 और 8 3 11, 3 14 2 16 और एक स्टार और है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि 9 की विभाज्यता का चेक करना है, तो 6 1 7 और स्टार, मतलब कि स्टार की जगह अगर 2 रख दें, यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखना है जिससे हमें 9 प्राप्त हो जाए, दोनों अंकों का एडिशन। स्टार की जगह क्या रखना है, तो 7 और स्टार की जगह अगर हम 2 मान ले तो यहाँ पर 9 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इसका मतलब एडिशन जो होगा अंकों का वो 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब स्टार के जो आंसर आएगा स्टार की जगह वो 2 रखा जाएगा, वो संख्या 2 होगी और हमारा आंसर भी 2 हो जाएगा। क्लियर? आपको पता चल गया डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको पता चल गया। ये को प्राइम 3 ऑलरेडी मैं पहली क्लास में आपको बता चुका था। 6 की विभाज्यता का नियम अब यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 6 की विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए आपको दोनों रूल लगाने होंगे, क्योंकि ये 2 और 3 से मिलकर बनता है, 2 × 3 × 6 हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, कोई भी संख्या चेक करनी है कि वो 6 से विभाजित है या नहीं है, हमें 2 और 3 दोनों के नियम को चेक करना होगा, तभी विभाज्यता का नियम कार्यकर होगा। ध्यान रखिएगा। तो आपको क्लियर कट हो गया होगा कि 2 और 3 वाला नियम तो बहुत ही आसान है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। विभाज्यता का नियम पता चल गया। अगर कोई पूछ ले 12 का विभाज्यता का नियम, देखिएगा ये भी समझ लीजिएगा। अगर कि 12 किससे बनता है, 3 और 4 से मिलकर बनता है, 3 चौको 12। तो आपको कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी दी हो, अगर बोल दे 12 से विभाज्य नहीं है, तो पहले 3 से चेक करना होगा। अगर 3 से विभाज्य है तो आपकी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और फिर 4 से भी चेक करना होगा। 4 से विभाज्यता चेक हो जाएगी, सब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, तब आपका टोटल 12 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है, एक संख्या दी है 517 और x बना है, बीच में x है दोस्तों, मल्टीप्लाई नहीं है, 324। ये बोल रहा है चेक करिएगा, अगर ये संख्या इसने बोल दिया 12 से विभाज्य है, ऑलरेडी बोल दिया कि 12 से विभाज्य है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 12 विभाज्य का मतलब है ये 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी संख्या, तभी तो 12 से विभाज्य होगी। तो चलिए चेक करते हैं कि आप पहले 3 या 4 से विभाज्य है। तो 4 का सबसे सिंपल है, लास्ट के 2 अंक हमें देखने हैं, तो चलिए लास्ट के 2 अंक देख लेते हैं। लास्ट के 2 अंक हैं 24, और 24 में 4 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है आपका बहुत ही आसानी से। इसका मतलब 24, ये तो 4 से विभाज्य हो गई, कंफर्म हो गया, बचा 3। 3 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हमें अंकों का योग करना होता था। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। 5 1 6, इसको ये तो कट ही जाएगा। इसके बाद 4 2 6, ये भी चला जाएगा। 7 3 10, अब बचा हमारा 10 प्लस x। अब बताइएगा ये संख्या x की जगह क्या पुट करें, x की जगह हम क्या रखें जिससे ये 3 से विभाज्य हो जाए। x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो ये 12 बन जाएगा ना, 10 + 2, और 12 किससे विभाज्य होता है, 3 से। इसका मतलब हमें x के स्थान पर 2 रखना होगा, और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस प्रकार होगा, पहले हमने 4 से चेक कर लिया, फिर 3 से चेक कर लिया, इसका मतलब दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तभी हमारी ये होगी। चलिए अब समराइज कर लेते हैं, आप पता कर लेते हैं कि कौन किसका डिविजिबिलिटी रूल होता है। एक बार ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हमने 2 की विभाज्यता का नियम पढ़ा, क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर है उसका लास्ट का डिजिट, लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो वो 2 से डिवाइड होगा। इसके बाद 3 का पढ़ा, 3 वाले में हम जो नंबर हैं, नंबर के अंकों का योग, नंबर मतलब नंबर के, चलो लिख अंकों का योग
हमारा किससे, अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 4 का तो बहुत ही सिंपल सिंपल है, लास्ट टू डिजिट अगर आपके अगर आपके विभाजित हैं तो 4 से भाग जाएगा। 5 का तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट में 0 या 5 हो, ठीक है ना। इसका 6 का चेक करने के लिए 2 और 3 का चेक करेंगे, दोनों को फुलफिल होने चाहिए। 7 का मैंने अभी नहीं बताया, इसको भी बताएंगे, परेशान मत होइएगा। 8 वाले में लास्ट के 3 अंक आपके, लास्ट के 3 डिजिट आपके डिजिबल होने चाहिए। और 9 वाले में फिर से हम कहां पर जाएंगे, अंकों का योग, बिल्कुल 3 जैसा ही है, जैसा 3 का वैसे 9 का लगभग। इसका 10 का तो बहुत ही सिंपल है, अगर लास्ट में 0 है तो 10 से कटेगा। इसका 11 का चेक कर रहे हैं, 11 के लिए आपको सभी सम स्थानों के अंकों का योग माइनस करना होता है विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर इसकी वैल्यू 0 या 11 आती है तो 11 से डिविजिबल हो जाता है। लास्ट में एक हमने 12 का और पढ़ा है, तो इसके लिए 3 और 4 का हमें चेक करना होगा। अब आपको क्लियर कट विभाज्यता के नियम पता चल गए होंगे, और यहाँ पर आपको एक बार और रिवीजन क्लास में कर देता हूँ। देखिएगा, पहली क्लास में हम लोगों ने नंबर पढ़े थे, नंबर क्या होते हैं और नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो यूपी टेट 2026 में नंबर है, संख्याएं हैं, उसमें मैंने आपको सबसे पहले वास्तविक संख्याएं बताई थी और काल्पनिक संख्याएं बताई थी। काल्पनिक संख्या वो जिस पे रूट के अंदर, सिर्फ एक वर्ड याद रखना, रूट के अंदर माइनस लगा हो और यहाँ पर कोई भी संख्या होगी वो काल्पनिक हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जिसे हम आयोटा, आई से डिनोट करते थे, इसकी वैल्यू -1 होती है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है। और अगर हमें प्लस मिलानी है तो आई की पावर 4 करेंगे तब इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो काल्पनिक संख्याएं समझ में आ गई होगी। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर में बताया था 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 3.4 हो गया, 2.123 हो गया। कुल मिला के इसके अलावा जितनी भी विश्व में संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक होती हैं। अब रियल प्लस इमेजिनरी को मिला करके हम समृद्ध संख्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। अगर आपने 12th किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो किस प्रकार की होती है, एक्स प्लस आई वाई प्रकार का क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स यहाँ पर एक वास्तविक संख्या हुआ करती थी और y एक काल्पनिक नंबर हुआ करता था। उसी को हम समृद्ध संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं। दोनों के मिश्रण को कॉम्प्लेक्स नंबर कर देते हैं। हालांकि ये यूपी टेट के सिलेबस में नहीं है। तो हमने पढ़ा संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक 2 प्रकार की होती हैं। और इसके बाद हमने फिर पढ़ा था पूर्णांक, परमेय और अप्रमेय भी पढ़ा था। ध्यान दिला दूं मैं आपको, शायद आप भूल रहे हो, परमेय और अप्रमेय संख्याएं पढ़ी थी, पूर्णांक पढ़ा था। यहाँ पर देखिएगा जो नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी, 0 से लेकर इधर सारे प्लस वाले नंबर, इधर सारे यहाँ पर 0 और इधर सारे माइनस वाले। यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या नेगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव में धनात्मक पूर्णांक संख्याएं या पॉजिटिव नंबर या आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मैंने पढ़ाए थे। और शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ध्यान रखिएगा। होल नंबर पूर्ण संख्याएं, देखिए नेचुरल नंबर पढ़ा था जो 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक। अगर हमें होल नंबर पूछा जाए, पूर्ण संख्याएं पूछ दिया जाए, तो इसमें सिर्फ 0 को और ऐड कर दीजिएगा तो आपका होल नंबर बन जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे दिमाग से बनता है। आपसे पूछेगा कि क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, बताइए, आप बताइए 0 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अब आपसे पूछ देगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, तो पूछ देगा 3 क्या एक नेचुरल नंबर है, तो आप बता देंगे बहुत जल्दी से। बट अगर पूछ दिए 3 क्या होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर में 0 से स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ 0 का फर्क है। नेचुरल और होल नंबर में आपका प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में 0 का अंतर है। अगर 0 को ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, और 0 को हटा देते हैं, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक पॉजिटिव में जाते हैं, तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा। इसके परमेय अपरमेय मैंने ऑलरेडी बता रखा है। परमेय संख्याएं वो जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं, और अपरमेय संख्याएं वो जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती हैं।
इसमें कौन कौन आते हैं, रूट वाली सारी संख्याएं, पाई आ जाता है, और अपर में कौन आ जाती है, 1 2 2.1 3.124 2/3 5/7 और एक और 22/7 जो बहुत कंफ्यूजिंग लोगों को रहता है। ये पाई नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पाई के मान 22/7 आता नहीं होता जो हम लोग पढ़ते रहे, उसमें मान लेते थे। पाई की वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है, 3.14 पता नहीं क्या क्या आता रहता है, अभी तक कोई पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, इससे भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में। अब दशमलव संख्याएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, दशमलव पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्लास में हम लोग खत्म कर लेते हैं दशमलव संख्याएं, है ना। संख्याएं पढ़ी हम लोगों ने, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, अब हम दशमलव संख्या डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे। अब दशमलव संख्याएं देखिए 3 प्रकार की होती है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। ठीक है, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब कि अब दशमलव संख्याएं दोस्तों समझना कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। दशमलव संख्याएं दोस्तों 3 प्रकार की होती है, जैसा कि यहाँ पर देखिए पीपीटी में बताया गया है। शांत दशमलव, जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग वर्ड समझिएगा, टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक कर देना, मतलब ऐसे दशमलव वाली संख्याएं जिनका ब्रेकअप लग जाता है, बहुत 2-3 संख्या डिजिट आते हैं, इसका ब्रेक आना बंद हो जाती है, उनको शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे अगर 8/5 करते हैं, 8 में 5 का भाग देते हैं, तो पहले तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 3, कितना बचेगा 3, तो 0 लगा लेंगे, कितना 6 बार जाएगा। अब इसके बाद कुछ बचा, पूरी संख्या कट गई, तो देखिए यहाँ टर्मिनेट हो गई, इसके बाद कोई भी अब आगे डिजिट नहीं आएगा, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देते, शांत दशमलव बोल देते, मतलब जो 1 या 2 डिजिट बाद खत्म हो जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देते हैं। अशांत दशमलव ऐसी संख्या, और इसी अशांत को ही आवर्ती संख्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आवर्ती संख्या, ये टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट करती है, देखिए 7 7 7 ये चलता रहेगा, 0.333, देखिए रिपीट भी हो रही है और ना तो टर्मिनेट भी नहीं हो रही, खत्म भी नहीं हो रही है, इसीलिए इसके अशांत आवर्ती दशमलव दिया है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पेंडुलम पढ़ा होगा फिजिक्स में, 12th में 11th में, जो आवर्त काल बनाती थी, जो हमेशा हिलता डुलता रहता है, इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं दशमलव के बाद, वो अशांत भी होती है और आवर्ती भी होती हैं, जो खत्म ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो। टर्मिनेटिंग में संख्याएं खत्म हो जाए दशमलव के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग में जिसका अंत ना हो, चलती रहे, और इसी में रिपीटिंग भी वर्ड जोड़ दिया है, एक ही संख्या रिपीट होती रहे, 7 0.77 0.333, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और कैटेगरी बना दी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहीं पर पाई जन्म लेता है, यहीं पर पाई जन्म लेता है, क्योंकि पाई दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है, इसकी वैल्यू खत्म भी नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, खत्म भी नहीं होती, रिपीट भी नहीं होती है, यहीं से पाई का जन्म होता है, इसलिए एक नया नाम रख दिया गया पाई। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रही है, और नॉन रिपीटिंग है, दोबारा रिपीट भी नहीं हो रही है। रिपीटिंग वाले में एक और देखिए, इस संख्याओं को लिखने का ध्यान क्या है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, पॉइंट के आगे बार लगा देते हैं, बार का मतलब है ये संख्या चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे, दशमलव भी हम लोग सीख लिया, दशमलव और परमेय और अपरमेय संख्याएं, डेसिमल और रेशनैलिटी चेक कर लेते हैं। दशमलव और परमेय या अपरमेय संख्याएं, शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती। देखिएगा, रेशनल नंबर क्या है, पी अपॉन क्यू, जैसे कि एग्जांपल 22/7, इरेशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में जो ना है, पाई। समझ गए होंगे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ चीजें, और बहुत ही आसान भी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप दोस्तों ना अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने इससे भी मैथ की क्लास हमारी ले ली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं आपको दूंगा, हर एक पूरा टॉपिक कराऊंगा। आज से हमारा नंबर सिस्टम नंबर्स खत्म हो जाएंगे जो यूपी टेट के सिलेबस में है। अभाज्य और भाज्य संख्या ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिवीजन चल रहा है। प्राइम संख्या आपकी क्या होती है, जो खुद से डिविजिबल हो या एक से डिविजिबल हो, और अभाज्य जो जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो,
भाज्य संख्याएं देखिए, भाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, अभाज्य में 2 से अधिक फैक्टर हों। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मैं फिर से ऐसे नहीं बताने वाला हूं। अब देखिएगा, समझते हैं अभाज्य संख्याएं। ऑलरेडी देखिए कुछ क्वेश्चन, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि जो एक है ना 1, ये बताइए भाज्य है अभाज्य है, क्या बताएंगे, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो ये देखिएगा, एक का सिर्फ खुद अपना अकेला ही फैक्टर है, ना तो इसके 2 फैक्टर है ना तो 3 फैक्टर है। प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर चाहिए, इसके बाद 2 फैक्टर भी नहीं है एक के पास। और कंपोजिट के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, इसके बाद 3 फैक्टर भी नहीं है। तो ये ना तो परमेय है ना ही अपरमेय है, सॉरी, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ओनली इवन प्राइम। देखिए, 2 के केस में भी थोड़ा बहुत लोचा है, समझिएगा, 2 बहुत अच्छा नंबर है। 2 के अगर फैक्टर देखें तो एक ऐसी संख्या है जो सम है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ओनली इवन प्राइम। 2 ही ऐसा एक नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। ये कहने का इसका मतलब ये है, सम भी है और अभाज्य भी है। अगर आपसे पूछो 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं, तो 3, 5, 7, 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स क्या है, 3, 5, 7, इसके बीच में अंतर सिर्फ 2 है। देखिएगा, 2 का अंतर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 आता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्या 15 है, 1 से 100 तक की 25 है। 1 से 50 तक का प्राइम नंबर आपसे पूछ दे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये दोस्तों कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी प्राइम संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, 15। 1 से 100 तक 25, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग जाति मान, अंकित मान, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू भी सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। कोई भी संख्या है 8, 6, 3, 5, आपसे यहाँ से पूछता है कि इस संख्या में 6 का जाति मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताइएगा। जाति मान और अंकित मान, इसी को बोलते हैं जाति मान या अंकित मान। इसी को इंग्लिश में फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू बोलेंगे। देखिएगा, प्लेस वैल्यू का मतलब है आप वो कहां पर स्थित है। प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो बस जिसकी भी निकालनी उसके आगे, जैसे 6 निकालनी, 6 लिखिए, उसके आगे कितने डिजिट है, 2, 2 जीरो लगा दीजिएगा। ये इसकी क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, फेस आपकी पोजीशन वैल्यू, समझ गए। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो खुद होता है, जैसे 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही है। फेस वैल्यू आपकी आइडेंटिटी क्या है, फेस का मतलब है आपकी आइडेंटिटी क्या है इस नंबर में। जैसे नंबर था 8, 3, 6, 5, मैं ये ले लेता हूँ। उसमें अगर 6 की फेस वैल्यू पूछता है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही है। अगर 8 की फेस वैल्यू पूछता है तो 8 की 8 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग हो जाती है। प्लेस वैल्यू में क्या है, पोजीशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 की अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो 8 देखिएगा यहाँ है और इसके आगे कितने जीरो है, कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लगा दीजिएगा। ये आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा फेस और प्लेस वैल्यू। यहाँ पर देखिए, स्थानीय मान, जाति और स्थान, जाति मान और स्थानीय मान, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, जाति मान और स्थानीय मान आपका क्या होगा, स्थानीय मान आपका क्या होगा, जाति मान मतलब कि फेस वैल्यू और स्थानीय मान स्थान की वैल्यू। तो स्थान वाले में बहुत ही सिंपल है, आपको जिस अंक का निकालना उस अंक को लिखें और उसके पीछे कितने अंक है उस उतने ही जीरो लगा दें, आपका वो स्थानीय मान हो जाता है। जाति मान तो सिमिलर वही वैल्यू रहती है। समझ गए होंगे स्थानीय और जाति मान। यहाँ पर तुलना भी की गई देखिएगा, 2, 3, 5, 7 एक नंबर है, 2, 3, 5, 7। इसमें अगर स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 5 है, 5 रखिए, इसके आगे कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लगा दीजिएगा। 5 का जाति मान, 5 का जाति मान 5 ही हो जाएगा। इसके बाद एक और नंबर है 2, 3, 7, 9, 3, 5, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू पूछी है। प्लेस वैल्यू में 7 रखिएगा, इसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दीजिएगा। ये आपकी प्लेस वैल्यू होगी। कितना आसान है, चीजें समझ में आ गई होंगी। महत्वपूर्ण तत्व कुछ है, समझ लेते हैं। जीरो, इसका स्थानीय और जातिमान शून्य, देखिएगा हमेशा जीरो ही रहता है।
जैसे कोई भी संख्या है 4, 3, 0, 5, 6, 9। अब आपसे जीरो का फेस वैल्यू पूछे, जाति मान पूछे तो इसका तो जीरो ही आएगा। अगर प्लेस वैल्यू पूछ ले तब भी जीरो और इसके बाद 3 जीरो आप लगाएंगे। अब इसके बाद जीरो के बाद 3 जीरो लगाएं, 10 लगाएं, 20 लगाएं, बात तो एक ही है, जीरो ही रहेगा। इसलिए जीरो का स्थानीय और आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी यूपी टेट में कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जाति मान एक ही रहता है, कभी नहीं बदलता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। ऐसा आ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जाति मान शून्य रहता है, तो एक संख्या शून्य ही है, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का स्थानीय मान और जाति मान हमेशा समान होता है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये पूछेगा, ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वही संख्या होती है सिर्फ जीरो को छोड़कर। तो इकाई वाली अंक कोई भी नंबर हो, इकाई अंक पे हो गए जैसे 3, 4, 5, 6। 6 का जाति मान कितना है? 6। स्थानीय मान भी 6 है। इकाई अंक पे जो भी संख्या होगी उसका स्थानीय और जाति मान सेम होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। संख्या 1, 0, 4, 6, 7 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है? अब देखिएगा, अधिकतम स्थानीय मान पूछा है। एक का होगा, 7 का होगा, सबके निकाल दो। 7 का तो 7 ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन खत्म, ये हो ही नहीं सकता है। 6 का, 6 के बाद कितना हो जाएगा? 6 लगाओ, उसके बाद एक अंक है तो 60, ये देखिएगा। इसके बाद 4 का यहाँ पूछा है तो चलिए 4 लिख लेते। 4 के बाद 2 अंक है, 2। 1 का पूछा, चलिए 1 के आगे कितने अंक है? 4 अंक है, 1, 2, 3, 4। तो इसकी अधिकतम वैल्यू है इसकी, तो इसका मतलब 1 ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आ गए? आया कि नहीं आया, जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए और क्वेश्चन अभ्यास कर लेते हैं। संख्या 5, 4, 3, 2, 4, 1 में अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? अंक जी 4 है ना, इसके स्थानीय मान का योगफल पूछा है। और एक अंक यहाँ भी 4 है, ध्यान रखिएगा, 2 अंक हैं 4, तो दोनों अंकों का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो अगर हम पहले इस वाले 4 का निकालते हैं ना, इस वाले 4 का, तो इसका स्थानीय मान 4 के बाद 2 जीरो लग जाएगा। और इसका निकालते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो लग जाएंगे। 4 के बाद 5 जीरो लग जाएंगे। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5, 7, 3, 4 में 7 के स्थानीय मान व 7, 5, 4, 3 में 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है? एक संख्या ये दे दी है, इसमें 7 के स्थानीय मान पूछ लिया है, और एक संख्या ये दे दी, इसमें 4 का स्थानीय मान पूछ लिया। दोनों का निकाल कर अंतर निकालना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 के बाद कितने अंक है? 3, मतलब 7 के बाद 3 जीरो लगा दें। यहाँ पर 4 का पूछा है, 4 के बाद कितने जीरो हैं? 2, तो मतलब कि 4 के बाद 2 जीरो, इसमें इसका अंतर पूछा तो घटाना पड़ेगा ना, 0, 0। अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, तो आंसर आ जाएगा 6600, 6600। रिवीजन आप कर सकते हैं, या मैं आप 1 मिनट में आपको रिवीजन करा देता हूँ बहुत ही आसानी से। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा नंबर क्या है। नंबर में सबसे पहले रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या माइनस रूट के अंदर माइनस वाली सारी काल्पनिक। अब रियल में परमेय और अपरमेय पढ़ी है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो और जो पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में ना हो। इसमें पाई आएगा, इसमें 22/7 आएगा। इसके बाद हम लोगों ने संख्या रेखा पढ़ी, 0 और इधर 1, 2, 3, -1, -2, और यहाँ पर इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इनको नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। तो आपको पता है ये वाली पॉजिटिव वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या है, नेगेटिव वाली ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। यहीं पर हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहीं पर होल नंबर पढ़ा था, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, इसमें सिर्फ 0 को ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। नंबर पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 2 का आखिरी का एक अंक डिवाइड होना चाहिए। 3 के केस में अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के केस में आखिरी के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए। 5 के केस में आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए। 6 के केस में 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करना चाहिए। इसके बाद 7 का पढ़ा नहीं था, 8 का पढ़ा है। 8 वाले में लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए।
9 वाले में अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, 10 वाले में आखिरी में 0 होना चाहिए, 11 वाले में सम स्थानों के जो भी संख्याएं हैं ना, जो संख्या दी उसके सम स्थानों में जो डिजिट है उसका योग, और माइनस विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग को डिफरेंस करेंगे। अगर उसका डिफरेंस 0 या 11 आता तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। 12 का पढ़ा था, ये 3 और 4 दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए। ये तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बाद क्या पढ़ा है जल्दी बताइएगा। इसके बाद पढ़ा है भिन्न संख्याएं, डेसिमल, भिन्न, 3 प्रकार की, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। और देखिए शांत को ही टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ध्यान रखिएगा। जैसे इस जैसे आपका मान लो 2.3 ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर 7 पॉइंट के बाद आता रहे आपका, जैसे बार से नोट कर देते हैं, और यहाँ पर पाई आ जाता है, जिसको ना तो कभी खत्म होता है इसका मान, ना रिपीट होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़ा है जल्दी से बताइएगा। दशमलव के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नंबर्स पढ़ लिए, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए, और इसका स्थानीय मान पढ़ा है। स्थानीय मान, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, जाति मान बहुत ही सिंपल है, कोई संख्या 3, 4, 5, 6, 8, 9 पूछ दिया जाए 4 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद जितने अंक हैं 1, 2, 3 ये स्थानीय मान हो गया। जाति मान पूछ दे तो 5 का 5 ही होगा, क्या उसकी जाति है, 5 से पहचाना जाता है, उसका स्थानीय मान 5 हो जाएगा। तो आज की मास्टर क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी है यूपी टेट 2026 के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट पहली क्लास में मैंने आपको नंबर बताए थे, हालांकि आज भी बता दिया। तो एक क्लास संख्याएं, जो यूपी टेट 2026 में संख्याएं एक चैप्टर है, नंबर्स है, उनको कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, और ये यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल रैंकोरा पर फ्री ऑफ क्लास यूपी टेट 2026 के लिए मैथ की क्लास चल रही है। आप इसे जरूर शेयर करें और आप हमारे चैनल को भरपूर प्यार दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों हमारी रैंकोरा यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ की क्लास कैसी लग रही है, अपना ओपिनियन जरूर दें। अगर आप ये पीडीएफ हमसे चाहते हैं, ये नोट्स हमसे चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा वीडियो यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा कहीं पर भी देख रहे होंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अब बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।